जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन है, और इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती बल्कि इनडायरेक्टली इफेक्ट या प्रोडक्शन होती है, यानी कि वो इसके बगैर बिजनेस नहीं चल सकता, मगर फैक्ट्री चल नहीं सकती मगर वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती। ठीक है, तो डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, इसमें तीन होती हैं डायरेक्ट कॉस्ट। तो नंबर वन मटेरियल होता है, जो जिससे प्रोडक्ट प्रोड्यूस की जाती है, मटेरियल इसे कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल। और सेकंड जो है लेबर होता है, जो कि इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में अपने आप को यूज़ करता है, इस्तेमाल करता है। टेक्निकल लोग होते हैं जो कि मशीन ऑपरेट करते हैं, मशीन ऑपरेटर्स। ठीक है, जो फिक्सिंग में और मैन्युफैक्चरिंग में और मशीन ऑपरेट करने में, पैकिंग में, इनमें लगे होते हैं, ये डायरेक्ट लेबर कहलाते हैं। ठीक है, इसी तरह से फैक्ट्री में दो तरह के लेबर होते हैं, एक तो ये डायरेक्ट हो गए, और इनडायरेक्ट लेबर वो होता है जिसको हम जो है इन्वॉल्व डायरेक्टली प्रोडक्शन से नहीं होते, दूसरी एक्टिविटीज में लगे होते हैं फैक्ट्री में वो, मगर इनकी एक्टिविटीज दूसरी होती हैं, जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, और सिक्योरिटी गार्ड्स के अलावा जो है चौकीदार जिसे हम कहते हैं, और क्लीनिंग स्टाफ है, ये बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, जिनका काम ये होता है। इसके अलावा रिपेयर एंड मेंटेनेंस करने वाला स्टाफ होता है, इंजीनियर होते हैं फैक्ट्री के अंदर, टेक्नीशियंस होते हैं फैक्ट्री के अंदर, इलेक्ट्रीशियंस होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं जो कि लेबर को चेक करते हैं, मैनेजर्स होते हैं, इस तरह के बहुत सारे स्टोर का स्टाफ होता है, स्टोर है फैक्ट्री के अंदर। तो स्टोर में जो है वो जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे जो है वो इनडायरेक्ट लेबर कहलाते हैं। ओके, इनडायरेक्ट लेबर मतलब है कि दे आर नॉट डायरेक्टली पार्ट ऑफ फैक्ट्री, इनडायरेक्टली दे आर इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन। ओके, आगे सुनो। इसके अलावा बहुत सारे और लेबर हो सकते हैं। इसके अलावा मटेरियल भी इनडायरेक्ट होता है, मैंने बताया था। मटेरियल इनडायरेक्ट जो है उसमें फ्यूलिंग एंड ऑयलिंग होती है और ग्रीसिंग होती है, और ये सब जो है खरीदना पड़ता है फैक्ट्री को मशीन्स को मेंटेन करने के लिए, ये इनडायरेक्ट होता है सारा मटेरियल। तो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट का डिफरेंस है। ठीक है, ये फैक्ट्री के अंदर की लाइफ है। और इसके अलावा फैक्ट्री का रेंट इनडायरेक्ट है, फैक्ट्री का इंश्योरेंस इनडायरेक्ट है, फैक्ट्री के अंदर इसके अलावा मेंटेनेंस हो गया, डेप्रिसिएशन हो रहा है मशीन्स का, फैक्ट्री का, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं फैक्ट्री के। ठीक है, और इनको हम फैक्ट्री ओवरहेड्स कहते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स इनडायरेक्ट होते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट कॉस्ट जो होती है उसे हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट को प्राइम कॉस्ट कहते हैं, और इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम ओवरहेड्स कहते हैं। इनको जब ज्वाइन करते हैं तो कॉस्ट आती है फैक्ट्री की। फिर जब हम फैक्ट्री से निकलते हैं तो फिर इसके अलावा की और बहुत सारे खर्चे होते हैं जिसके एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, वो बड़े लेवल के होते हैं। ठीक है ना, ये मैंने एक स्क्रीन खोली हुई है, आपने नजर आ रहा होगा, लिखा हुआ है बहुत, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोइंग एयरप्लेन इन फैक्ट्री। तो फैक्ट्री का एक शॉर्ट क्लिप मैं एम गोइंग टू शो यू। तकरीबन 10 यही लोग आ रहे हैं और तो आते भी नहीं है, तो आप इन लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है ना, तो एक्टिव हो जाए, देखें, फिर हम इसमें डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज डायरेक्ट एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट। इसमें आप बताएंगे कि विच इज डायरेक्ट विच इज इनडायरेक्ट। ओके, मतलब ये कि फैक्ट्री के अंदर अब आप देखें कितने ज़्यादा लवाजमात हैं जो कि होते हैं फैक्ट्री के अंदर। ओके, तो ये एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, ये लेबर जो लगा हुआ है ये डायरेक्ट लेबर है, इसे कहते हैं डायरेक्ट लेबर। आगे समझ में, तो डायरेक्ट लेबर, और ये जो मटेरियल लग रहा है एरोप्लेन में अंदर बाहर, सारा का सारा डायरेक्ट मटेरियल है, इसे कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट मटेरियल, कंप्लीटली फिनिशिंग तक जितना कुछ भी लगेगा वो सारा का सारा डायरेक्ट मटेरियल कराएगा। ओके, और इस पे जितने भी लोग काम कर रहे होंगे, जिस तरह की भी हैं, टेक्निकल हैं, लेबर है, इंजीनियर्स हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं, ये सारे के सारे डायरेक्ट लेबर हैं ये कंप्लीटली। ठीक है,
इसके अलावा जो बाहर और अंदर आप स्क्रीन नजर आ रही है ना, इसमें आपको नजर आएगा कि फैक्ट्री में और भी स्टाफ लगा हुआ है। कोई जमीन की सफाई कर रहा है, कोई झाड़ू दे रहा है, कोई जो है वो ठीक है, और अदर एक्टिविटीज में भी लगे हुए हैं लोग, तो वो इनडायरेक्ट लेबर है। ठीक है, अब मटेरियल तो नजर ही आ रहा है, ये बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। ये सब मटेरियल है, जो कुछ भी लग रहा है, ईच एंड एवरीथिंग पार्ट ऑफ प्रोडक्ट इज योर मटेरियल कंप्लीटली। ये मैन्युफैक्चरिंग है। ओके, और इसकी अकाउंटिंग करनी होती है अकाउंटेंट को एंड अफेयर के इस पे क्या कॉस्ट आई। ओके, मैन्युफैक्चरिंग एंड अफेयर करते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग में हम दो चीज़ें निकालते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पूरे साल जितनी भी प्रोडक्ट हमने बनाई उस पर टोटल कॉस्ट क्या आई, और कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट बनाने में क्या खर्चा होता है। okay? ये फिनिश गुड्स प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, जब फिनिश गुड प्रोड्यूस होता है तो फिर वो फैक्ट्री से बाहर आ जाता है। तो मैंने कल आपको बताया था कि फैक्ट्री कॉस्ट और ये जो फैक्ट्री का काम खत्म हो जाता है, जब चीज़ रेडी हो जाती है तो फैक्ट्री का काम जो है वो खत्म हो जाता है, और इसको हम प्रोडक्ट को फैक्ट्री से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, जब फैक्ट्री से बाहर निकाल देते हैं तो वो जो है फिर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, अब इसमें दो तीन मैं दोबारा चलाता हूँ, दिखाता हूँ। इसमें तीन चीज़ें हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल उन सब चीज़ों को कहते हैं जिनको जोड़ जाड़ के आप चीज़ें बनाते हैं, जोड़ते हैं, मिलाते हैं, इसे कहते हैं रॉ मटेरियल। और वर्क इन प्रोग्रेस जो है फैक्ट्री का जो ऑपरेशनल एरिया होता है, जहाँ पे ऑपरेशन शुरू से लेकर आगे तक करता है, ऐसा कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। फिनिश गुड जब हो जाता है तो उसका काम फैक्ट्री में खत्म हो जाता है, उस प्रोडक्ट का, उसको हम फैक्ट्री से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है ना, एकदम आउट फ्रॉम फैक्ट्री। ठीक है, इसको क्विक रिव्यू करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा। ये देखिए, ये जो है इसका वर्क इन प्रोग्रेस है। ठीक है, ये रॉ मटेरियल लेके आ रहे हैं। ठीक है, कैरेज इनवर्ड रॉ मटेरियल। ठीक है, ये जो लेके आ रहे हैं, जिस शक्ल में भी ला रहे हैं, ये रॉ मटेरियल है। और इस रॉ मटेरियल को ये कन्वर्ट कर रहे हैं फिनिश गुड्स में। इस प्रोसेस को कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। ये दूसरी इन्वेंट्री होती है, वर्क इन प्रोग्रेस। रॉ मटेरियल पहली इन्वेंट्री होती है, वर्क इन प्रोग्रेस दूसरी इन्वेंट्री होती है, और फिनिश गुड्स तीसरी इन्वेंट्री होती है। ठीक है ना, तीन तरह की इन्वेंट्री होती है इसमें जो फैक्ट्री में होती है। वैसे नॉर्मली हमने एक इन्वेंट्री पढ़ी थी, ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री भी तीन होती हैं और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी तीन होती हैं। ठीक है ना, तो दो फैक्ट्री से कंसर्न है, रॉ मटेरियल एंड वर्क इन प्रोग्रेस। ये दो इन्वेंट्री है जिनका ताल्लुक फैक्ट्री से होता है, और फिनिश गुड इन्वेंट्री का ताल्लुक फैक्ट्री से नहीं होता है। फिनिश गुड जो है वो फैक्ट्री से बाहर होती है, पैक करके एक चीज़ को हमने रेडी करके बाहर निकालिए तो वो फिनिश गुड्स कहलाता है। ओके, तो इस पूरे प्रोसेस को वर्क इन प्रोग्रेस करते हैं। मगर हमें तो इन्वेंट्री ईयर एंड पे निकाल दी थी, ईयर एंड पे वो इन्वेंट्री जो कि इनकम्प्लीट है। ठीक है, अब इसमें ही देखना है, इतने बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में ऐसा नहीं होगा कि दिसंबर 31 को हर चीज़ रेडी हो चुकी है। तो बहुत सारी इन्वेंट्री जो है वो फिनिश नहीं हुई होंगी, यानी कि बहुत सारे एरोप्लेन इनकम्प्लीट हो गए। इसको हम कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री, जो रखी हुई है इन्वेंट्री। और रॉ मटेरियल की तो बहुत कुछ होगा इसका, तो वो रॉ मटेरियल अलग इन्वेंट्री है। और फिनिश गुड्स वो होते हैं जो बिल्कुल रेडी हो चुके होते हैं। इसके अलावा इनडायरेक्ट कॉस्ट, मैं बार बार कर रहा हूँ, इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं एफओएच। एफओएच क्या है, इस पूरी बिल्डिंग का रेंट हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकती
किया है, देखना इसमें इलेक्ट्रिसिटी हो रही है, ऑयलिंग एंड फ्यूलिंग हो रहा है, ठीक है। ये सारा इनडायरेक्ट है, इसे फैक्ट्री ओवरहेड कहते हैं। ओके, और इसके अलावा जो है वो ये डायरेक्ट है, ये जो पेंट वेंट कर रहा है ना इसमें ये डायरेक्ट होता है, पेंटिंग डायरेक्ट होती है और काफ़ी सब चीज़ें इनडायरेक्ट, ठीक है। तो FOH कहलाता है, ठीक है, इसको दिमाग में रखें। और अब हम इसका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट देखते हैं कि हाउ टू मेक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ऑफ फैक्ट्री। ओके, मैं दिखाता हूँ आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इसका, हाउ टू मेक द फॉर्मेट, ताकि कोई शक्ल आपके पास सामने आए और आप इसे कर सकें। तो मैंने ये बताया था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फाइनल अकाउंट, सोल ट्रेडिंग फाइनल अकाउंट वी हैव डन, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट वी हैव कंप्लीटेड, असाइनमेंट दिया हुआ है, टाइम खत्म हो गया, होप कि सबमिट हो गया होगा। ये नहीं, आज रात तक का टाइम है, ठीक है, आज है टाइम आपके पास। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस फैक्ट्री बिजनेस कराता है। आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जब भी आप जाएंगे तो 3 चीज़ें बनानी होती हैं आपको। नंबर 1, अब्बास आप आए, आप एब्सेंट थे ना, और भी एब्सेंट का शायद जाके देख लें। नंबर 1 हसन भी एब्सेंट जगह थे। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, नंबर 2 इनकम स्टेटमेंट, नंबर 3 स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो है वी आर गोइंग टू मेक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। आज देखते हैं हाउ टू मेक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। और ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, कंपनी का नाम है ABC, इसका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना रहे हैं, वी आर इन फैक्ट्री। तो इसमें सबसे खास चीज़ ये करनी पड़ेगी, हमें फैक्ट्री से बाहर नहीं आना होगा, हमें फैक्ट्री ही देखनी होगी, ठीक है। नंबर 1 रॉ मटेरियल कंज्यूम, पहली हेडिंग इसकी हमेशा क्या होगी कि इसमें कौन सा रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ है, और वो ओके। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम यानी कि आपने, अच्छा, ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नॉर्मली ईयर एंड में बनता है, एंड ऑफ द ईयर बनता है, 31 दिसंबर ईयर एंड है आपका। तो इसका बहुत आसान फॉर्मूला है, सेम एज कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला ये है कि ओपनिंग इन्वेंट्री पहले रखेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल एट परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल एट कैरेज इनवर्ड, ठीक है। तो जब हम इनको ऐड कर देंगे तो जो चीज़ आएगी, एक अमाउंट आएगी, उसमें से हम लेस कर देंगे परचेज रिटर्न, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ परचेज आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ परचेजेस, एंड ये कॉस्ट ऑफ परचेजेस जो है वो रॉ मटेरियल की है। ये कॉस्ट ऑफ परचेजेस जो है वो रॉ मटेरियल की है, इसे हाईलाइट किया मैंने, ठीक है। मतलब ये कि आपने जो इन्वेंट्री बनाई है उस पूरे साल में, उस पर आपको ये एक्सपेंडिचर आया, कॉस्ट ऑफ परचेजेस, ठीक है। फिर बता देता हूँ मैं, ओपनिंग इन्वेंट्री लिए आपने रॉ मटेरियल, ओपनिंग इन्वेंट्री तो अलग रखता हूँ आपने, ओपनिंग इन्वेंट्री इसमें ये अमाउंट आएगी यहाँ, सही, ठीक है, एक कॉलम में से आता है।
ये मैं इंशाल्लाह फॉर्मेट दूंगा आपको। तो ओपनिंग इन्वेंट्री को सेकंड कॉलम में रखा आपने, फर्स्ट कॉलम में परचेजेस को रखा, ऐड कैरेज इन्वर्ट किया। अगर इंपोर्ट कर रहे हैं मटेरियल तो इंपोर्ट ड्यूटी भी ऐड हो जाएगा, कस्टम ड्यूटी ऐड होगा, ट्रांसपोर्टेशन ऐड होगा, ये सब ऐड जाएंगे यहाँ पे। इसके अलावा फिर परचेज रिटर्न आपको पता होता है, ये सब रॉ मटेरियल होना चाहिए। ठीक है, यानी फैक्ट्री और भी चीज़ें खरीद सकती है मगर ये रॉ मटेरियल होना चाहिए सब चीज़ें। ठीक है, परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल होना चाहिए। तो रॉ मटेरियल को हम ट्रीट करेंगे हर जगह पे। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि हेडिंग वही है, इसमें मैं आपके लिए मार्क कर रहा हूँ फिलहाल, आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हेडिंग में दी हुई रॉ मटेरियल मतलब ये है कि यार रॉ मटेरियल के अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, रॉ मटेरियल ही लिखा हुआ होगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ दिखाता हूँ आपको। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल आ गया, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज। ठीक है ना। अब आपने जब इन दोनों को जमा किया, यानी कि आपको पता है कि ओपनिंग इन्वेंट्री को जमा करते हैं कॉस्ट में, तो आपके पास एक अमाउंट आती है जिसे हम कहते हैं गुड्स। ये एक अमाउंट आती है इसे कहते हैं गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अगर हम यहाँ पे कहते हैं रॉ मटेरियल अवेलेबल और इस्तेमाल होने के लिए इतना रॉ मटेरियल मौजूद है, कैसे निकाला हमने, ये पूरे 12 महीने का देख रहे हैं कि 12 महीने में जब मंथ ईयर स्टार्ट हुआ था तो ओपनिंग इन्वेंट्री थी 12 मंथ्स में वी हैव बॉट रॉ मटेरियल and add them both. You have got raw material available for use, less closing inventory of raw material। आपने रॉ मटेरियल की क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस कर दी इसमें से। तो जब आपने रॉ मटेरियल की क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल दी, आपके पास सॉरी अवेलेबल फॉर यूज हो गया, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपने निकाल दी। सॉरी, ठीक है, जब क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल दी तो हम जैसे आप निकाल सकते कॉस्ट ऑफ सेल्स आता था, ये आएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। इसे कहते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम। इसको भी ग्रीन कर देता हूँ मैं। ठीक है, रॉ मटेरियल कंज्यूम। फिर बता रहा हूँ, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस कॉस्ट ऑफ परचेजेस अवेलेबल फॉर यूज आ गया, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, आपके पास आ गया रॉ मटेरियल कंज्यूम। मतलब ये हुआ कि जैन टू दिसंबर 12 महीने में इतना रॉ मटेरियल आपने कंज्यूम किया है। ठीक है, जैसे अगर ये किसी पिज़्ज़ा हट की आउटलेट है, पिज़्ज़ा हट का कोई रेस्टोरेंट है, तो उसने 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक जितना भी मटेरियल यूज किया है वो सारा का सारा यहाँ है कंज्यूम, इस्तेमाल हुआ है। ठीक है ना, सारा मटेरियल जो भी यूज होता है इसका। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल जिससे पिज़्ज़ा बनता है और सारा सामान इतने का है। ठीक है, हम कॉस्ट निकाल रहे हैं 12 महीने की। फिर हम उसमें एक ये चीज़ें छोटी सी की है मैंने, ये एक बहुत कम आती है एग्जाम में मगर है, लेस स्क्रैप रॉ मटेरियल सेल्स। स्क्रैप सेल्स ऑफ स्क्रैप रॉ मटेरियल। ठीक है, ये मतलब हुआ कि कुछ जब 12 मंथ्स में आप इस्तेमाल कर रहे हैं रॉ मटेरियल, बाय कर रहे हैं और इससे इस्तेमाल कर रहे हैं, चीज़ें बना रहे हैं, तो कुछ थोड़ा सा जो है खराब भी हो जाता है इसमें, और कुछ इसमें स्क्रैप भी निकल आता है, तो उस स्क्रैप को आप बेच देते हैं। ठीक है ना, जब स्क्रैप को बेच देते हैं तो वो आप कॉस्ट में से हटा रहे हैं, माइनस कर देंगे, तो आपके पास एक्चुअल अमाउंट आ जाएगी रॉ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, ये एक माइनर अमाउंट होती है, जैसे ये 10 लाख है तो ये 1-2 हज़ार रुपये होंगे। ठीक है, स्क्रैप के थोड़ी सी अमाउंट होती है रॉ मटेरियल। अगर ये गिवन है तो ये रॉ मटेरियल कंज्यूम है, अदरवाइज ये रॉ मटेरियल कंज्यूम है। ठीक है, दोनों में से स्क्रैप है तो वहाँ से जैसे आप किसी टेक्सटाइल मिल में जाएंगे ना, तो आपको वहाँ पे टेक्सटाइल मिल में ये कपड़ों का जब कटिंग वटिंग करते हैं तो बहुत सारा निकल आता है। टेलर के पास भी चले जाते हैं, इनके पास कितने कपड़े का निकल आता है, कटिंग कर करके छोटे छोटे पीस वहाँ होते होते पूरे पूरे बैग पड़ जाता है। ठीक है, ये स्क्रैप है, इसको बेचते हैं ये लोग, इसको बेचेंगे तो इससे कुछ अमाउंट आएगी, वो माइनस हो जाता है यहाँ पे, इसे हम स्क्रैप रॉ मटेरियल सेल करते हैं। ठीक है ना, ये हो गया। तो इससे आंसर जो है रॉ मटेरियल कंज्यूम हो गया। तो पहला आइटम मैन्युफैक्चरिंग का रॉ मटेरियल कंज्यूम, आपने जो रॉ मटेरियल है वो इस्तेमाल किया है अपनी प्रोडक्शन में, इसे कहते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम। इसे पूरा क्लीन कर देता हूँ, मेन आइटम है आइटम नंबर 1 रॉ मटेरियल कंज्यूम।
ठीक है। नंबर 1 सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैन्युफैक्चरिंग में होती है, रॉ मटेरियल कंज्यूम होता है, इस्तेमाल करते हैं, तो इसको निकालने में पूरे स्टेप है, जैसे कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालते हैं। फिर हम इसमें ऐड करते हैं डायरेक्ट लेबर। ऐड डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर जो होता है, ये मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ ना, ग्रीन कलर का ये लिख रहा हूँ, आपको लिखने की जरूरत है। ये सैलरीज होती हैं लेबर की 12 मंथ्स, ठीक है, यानी कि आप 12 महीने की ईयरली वेजेस पूरे, यानी कि ईयर का जो है जितनी भी लेबर है आपके, उन सब की जो है सैलरी मिला के एक साथ लिख देते हैं। ये बना बनाया रेडीमेड होता है, ऑनलाइन निकालने का प्रोसीजर है। ये आप बड़े लेवल पे जाएंगे, ये लेवल्स में और ऊपर जाएंगे तो आपको ये निकालना भी होगा। यहाँ रेडीमेड मिल जाएगा आपको डायरेक्ट लेबर, ठीक है। इस डायरेक्ट लेबर को हम फैक्ट्री लेबर भी कहते हैं, फैक्ट्री वेजेस भी कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस भी कहते हैं। ठीक है, फिर समझाता हूँ। डायरेक्ट लेबर वो होता है जो इस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने में यूज होता है, उसे कहते हैं हम डायरेक्ट लेबर। लाइक टेलर, स्विंग ड्रेसेस, कुक मेकिंग पिज्जा, ठीक है, मशीन ऑपरेटर्स, ठीक है, फिक्सिंग और फिनिशिंग और फिटिंग में जो लगे हुए हैं, ये सब डायरेक्ट लेबर है। मशीन्स को भी यूज कर डायरेक्टली प्रोडक्शन को हाथ लगा रहा है, वो डायरेक्ट लेबर है। इनडायरेक्ट किसी और है, ठीक है, इसको हम जमा करेंगे। सेकंड आइटम हो गया हमारा ऐड डायरेक्ट लेबर, ठीक है। ऐड डायरेक्ट, अब इसको मैंने एक स्टार बनाया हुआ है, नीचे जाऊंगा तो बताता हूँ आपको। यही मैंने लगाया है कि इसको और नाम से लिखवा रहा था अकाउंट में। तो तीसरा आइटम जो होता है, जो मेन होता है डायरेक्ट, ठीक है, मैंने बताया था कि मैंने मैन्युफैक्चरिंग में दो चीज़ होती है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अभी हम डायरेक्ट में तीसरा आइटम जो मैंने करनी बताया था वो है रॉयल्टीज। ये जो है डायरेक्ट कॉस्ट कराती है, अदर डायरेक्ट कॉस्ट होती है। रॉयल्टीज राइट्स की पूरी होता है, लाइसेंस होता है। जितनी ब्रांडेड प्रोडक्ट बनती हैं, इन ब्रांडेड प्रोडक्ट के बनाने के लिए लाइसेंस खरीदना पड़ता है इनको। अगर अपनी प्रोडक्ट नहीं है, फ्रेंचाइजिंग जिसे कहते हैं, तो उसके चार्जेस होते हैं जो देना पड़ता है आपको। ये भी डायरेक्ट कॉस्ट है, ठीक है। जैसे पेप्सी पाकिस्तान में बन रही है, पिज्जा हट है, KFC है, मैकडोनल्ड्स है, बहुत सारे हैं। ये सारे बाहर की चेन है, तो ये यहाँ पे राइट्स खरीदे हैं मैंने। इन राइट्स की बाई करने के लिए इनको एक अमाउंट देनी पड़ती है, तो वो कॉस्ट में डाल देते हैं इसको, तभी ये चीज़ें महंगी होती हैं ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की। ये रॉयल्टीज का है, ये भी डायरेक्ट कॉस्ट है। इन तीनों को जब मिलाते हैं तो प्राइम कॉस्ट होती है। इन तीनों को जब आप मिला देंगे तो प्राइम कॉस्ट बनेगी। ये रॉयल्टीज बहुत ही रेयर है, यानी कि आप अगर 20% देखेंगे तो एक या दो में लगाएगी रॉयल्टी, हर क्वेश्चन में नहीं देता। नॉर्मली अनब्रांडेड प्रोडक्ट की बनती है, कहीं पे रॉयल्टी भी होती है, इसको डाल दें, या फिर इसमें वर्किंग नहीं करनी, कुछ करना है, ये एक्सपेंस होता है। इन तीनों को मिलाया आपने, प्राइम कॉस्ट डाल दी, बेसिक कॉस्ट, ठीक है। इसे हम डायरेक्ट कॉस्ट भी कह सकते हैं, इसे हम डायरेक्ट डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हम चले गए इनडायरेक्ट। फिर हम चले गए इनडायरेक्ट, ठीक है ना। एक हिस्सा हो गया ये मैन्युफैक्चरिंग का, इसमें तीन चीज़ें आ गई, मिला दी आपने, कॉस्ट आ गई। फिर आप चले गए आप इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट को फैक्ट्री ओवरहेड कहते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। ये इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कहलाती है, इनडायरेक्ट फैक्ट्री कॉस्ट, ओके। इसे इनडायरेक्ट फैक्ट्री कॉस्ट भी कहते हैं। तो ये जो है फैक्ट्री ओवरहेड है और इनडायरेक्ट कॉस्ट। इसमें फैक्ट्री के अंदर के अदर एक्सपेंसेस लाइक फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री एंड बिल्डिंग, हीटिंग एंड लाइटिंग, इनडायरेक्ट लेबर वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारे खर्चे होते हैं फैक्ट्री के। ये थोड़े से लिखे हैं मैंने, और में बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं है। तो क्योंकि अगर अभी मैंने आपको एक फैक्ट्री दिखाई है, प्लेन एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग, आप देख रहे हैं इसमें कितने खर्चे रहेंगे, ठीक है। तो वो बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। स्टोर्स होते हैं, स्टोर्स का खर्चा होता है, कैंटीन होती है फैक्ट्री के अंदर, कैंटीन, रेस्टोरेंट्स होता है फैक्ट्री के अंदर। ये सब फैक्ट्री के सबसे बहुत ज़्यादा फ्री होते हैं, बड़ी फैक्ट्री में फ्री टू एम्प्लॉइज होते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म्स होते हैं, वो एम्प्लॉइज को दिए जाते हैं, इसका खर्चा अलग होता है, और मेंटेनेंस का खर्चा अलग होता है। तो ये बहुत सारे एक्सपेंडिचर होते हैं फैक्ट्री के,
ये सब इनडायरेक्ट है, ठीक है। और इसका जो डेप्रिसिएशन ही ले लें आप, बिल्डिंग का है, प्लांट का है, मशीनरी का है, अंदर लिफ्टर्स हैं, ट्रॉलर्स हैं, ट्रेन हैं फैक्ट्री के अंदर, ठीक है, और कंप्यूटर्स हैं फैक्ट्री के अंदर, इन सबका डेप्रिसिएशन, स्टोर्स हैं उसके अंदर सामान रखा हुआ है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स है, ठीक है, इन सबका डेप्रिसिएशन जो है वो इनडायरेक्ट है, ठीक है। डायरेक्ट कॉस्ट कितनी होती है, एक बुक में बड़ा मैंने लिखा हुआ था कि अदर देन फैक्ट्री डायरेक्ट कॉस्ट, other than three factory direct costs like material, labor, and royalties. All factory expenses are indirect factory costs. Other than material, labor, and royalties, all all expenses of factory are all other expenses of factory are indirect cost. Okay. हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को मिला देना है, डायरेक्ट हमने लिया और इनडायरेक्ट लिया, इन दोनों को जमा कर देना है, जगह भी चेंज किया, ऐड होगा, ऐड, ठीक है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को आपने ऐड किया, जब ऐड किया तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, किसी चीज क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट को हमने ऐड किया, जो कॉस्ट आई इसे हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ओके। और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो कॉस्ट होती है जिसमें आप टोटल खर्चा कर रहे हैं सारा फैक्ट्री के अंदर में, ठीक है, मगर ये फाइनल कॉस्ट नहीं है, इसमें दूसरी इन्वेंट्री आती है। सेकंड इन्वेंट्री क्या कहलाती है, वर्क इन प्रोग्रेस एट स्टार्ट, इसको ऐड करते हैं, ये दूसरी इन्वेंट्री है फैक्ट्री की, पहली थी रॉ मटेरियल जो मैंने ऊपर बता दी, इसकी जगह बता दी मैंने, वर्क इन प्रोग्रेस की जगह ये फर्स्ट ऑफ जैन, ये 2017 लिखा हुआ था मैंने, ये रहा 2017 के फर्स्ट ऑफ जैन को जो भी आपके पास ये इन्वेंट्री वर्क इन प्रोग्रेस में रखी हुई है, उसे हम कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस एट स्टार्ट, ओके, वर्क इन प्रोग्रेस एट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ जैन, पहली तारीख को जनवरी की आपके पास जो इन्वेंट्री ओपनिंग रखी हुई थी उसे कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस एट स्टार्ट, और आप ये करेंगे कि इसको और इसको ऐड करेंगे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को, जो आपने ऊपर निकाली सब जमा हुआ किया, सारा कंप्लीट ऐड किया है, इसमें ऐड कर देंगे वर्क इन प्रोग्रेस एट स्टार्ट को, ये निशान बना हुआ है ऐड का, ठीक है। इसको जब ऐड करेंगे तो एक नई चीज आएगी, उसे कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस ड्यूरिंग द ईयर, यानी पूरे 12 महीने आप कितने पे काम किया है, ठीक है। अगर ये 10 लाख है और 2 लाख है तो ये 12 लाख हो गया, अगर ये 1 मिलियन यानी 10 लाख है, 2 लाख है, वर्क इन प्रोग्रेस 12 लाख हो गया, मिला देंगे आप, ठीक है। फिर आप लास्ट स्टेप एंड फिनिश वो हो जाएगा आपका वर्क इन प्रोग्रेस एट एंड, एंड का मतलब ये हुआ कि 31 दिसंबर को जो आपका वर्क इन प्रोग्रेस है 17 का एट एंड कराएगा, ये भी सवाल में दिया हुआ होगा, ठीक है। तो अगर वर्क इन प्रोग्रेस है तो सही है, नहीं है तो कोई मसला नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन एंड हो जाएगा, मतलब ये एंड ऐड कर देंगे, लेस कर देंगे, तो जो आंसर आएगा इसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। ये आप बनाने के लिए फैक्ट्री में कितना खर्चा किया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स, इसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम जो है वो अगर हम नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दें, नंबर ऑफ यूनिट्स डिवाइड कर दें पर यूनिट कॉस्ट हो जाएगी। जैसे एक मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनी है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक उसने जो है वो 1000 मोबाइल फ़ोन्स बनाए, और उस पर जो है उसने जो है 1 मिलियन या 10 मिलियन खर्च किए, तो 10 मिलियन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय 1000 यूनिट्स, आप डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट होगी, एक यूनिट आपने कितने का बनाया पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यूज टू show the total cost of factory and
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स करेंगे तो पर यूनिट पे अलग बात है, हमारा तो टोटल कॉस्ट करेंगे, ठीक है। ये कहलाती है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, और ये इसका फॉर्मेट है, यहाँ पे देख भी रहा हूँ, व्हाट्सएप कर देता हूँ और इसमें ये लेक्चर भी डाल देता हूँ, तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है ना। तो रिगार्डिंग दिस एनी क्वेश्चन, कल भी जब साइन आउट हुआ था तो साइन इन में आप लोग नहीं आए थे, 2 4 6 आ गए, तो आपको बहुत इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा है। I don't know what is the reason. Not showing your interest. क्या वजह है नहीं समझ आ रहा। लेवल ऐसी हो रही है, ओके। तो भारत, अब इसमें भी प्रॉब्लम हो तो बताओ। Yes. In this format, any problem in this format? Yes. Any comments? Any comments? You can raise your hand. आप बोल भी सकते हैं। Raise your hand, मैं बता दूंगा आपको। Okay? बताएं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? Quickly. Yes. नहीं है कोई प्रॉब्लम? No comments? ओके, आई विल गिव यू क्वेश्चन, ठीक है ना। इसके मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। नो प्रॉब्लम सर, इसके क्वेश्चन है, मैं आपको एक एक दो करके करते हैं, ठीक है ना। और ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरह से फिलहाल वी आर डूइंग ओनली इनकम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। हम लोग सिर्फ अभी फिलहाल मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कर रहे हैं। ये देखें, छोटा सा सवाल है, सी नाउ, ये छोटा सा सवाल है और टाइम खत्म हो रहा है। तो ये जो है, इसमें आपको क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है और इसमें सब कुछ बना बनाया दिया हुआ है। डायरेक्ट मटेरियल इतना है, डायरेक्ट लेबर कितना है, फैक्ट्री ओवर इतना है, वर्किंग प्रोग्रेस, ओपनिंग और क्लोजिंग कितना है, ठीक है। ये एक रेडीमेड बना हुआ क्वेश्चन है, इसमें कुछ निकालना नहीं है।